हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर एपीएस साइंस कचूमर के ऑनलाइन चैनल पर। दिस इज रॉबिन खंडेलवाल। तो बच्चों, हमने देखो विमीय समीकरणों के दो अनुप्रयोग हम पढ़ चुके हैं। पहला अनुप्रयोग था कि जब हमें किसी एक पद्धति में, किसी एक मात्रक पद्धति में मान दिया हुआ होता है और दूसरी में हम मान निकालते हैं। उसके लिए क्या फॉर्मूला था? n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, L1 अपॉन L2 की पावर b और T1 अपॉन T2 की पावर c। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था पहले अनुप्रयोग में, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा कि हमारे पास कोई इक्वेशन अगर होती है, कोई फॉर्मूला हमारे पास होता है, तो उसको हम कैसे सिद्ध करें कि वो सही है। तो वो हम विमीय समीकरणों की सहायता से सिद्ध कर सकते हैं। क्या होना चाहिए कि LHS की विमा बराबर क्या होना चाहिए? RHS की विमा के बराबर होना चाहिए, ठीक है। LHS की विमा किससे बराबर होनी चाहिए? RHS की विमा के। तो मैंने आपको बताया था कि अगर RHS में एक से ज्यादा पद हो तो यह हर पद की विमा अलग अलग सेपरेटली, सभी पदों की विमा इस LHS की विमा के बराबर होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आज हम तीसरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे, विमीय समीकरणों से संबंधित तीसरा अनुप्रयोग। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? भौतिक सूत्र को स्थापित करना। विमीय समीकरणों की सहायता से जो समीकरण है, जो फॉर्मूले हैं, उनको हम किस प्रकार से डिराइव कर सकते हैं, किस प्रकार से हम फॉर्मूला बना सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। भौतिक सूत्र को स्थापित करना, टू एस्टैब्लिश ए फिजिकल फॉर्मूला। भौतिक समीकरण या भौतिक सूत्र को स्थापित करना, ठीक है बच्चों। तो उसके लिए क्या तरीका है, हम कैसे कोई फॉर्मूला बना सकते हैं। अब देखो, कोई भी फॉर्मूला अगर हमारे पास है कि सपोज करो x इज इक्वल टू a b की पावर c, ऐसा कुछ फॉर्मूला है, तो यहां क्लियर सी बात है कि हमें पता होना चाहिए कि ये जो राशि x है वो a पर निर्भर कर रही है, वो b पर निर्भर कर रही है, ये कोई घात है। तो अगर हमें ये पता हो कि कौन सी राशि कौन कौन सी राशियों पर निर्भर करती है, तो इसीलिए हम फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो, मैं आपको थोड़ा एक बता दूं स्टेप हम किस तरह करेंगे। जैसे मान लो, माना कोई भौतिक राशि x, मान लो a की घात a पर निर्भर कर रही है, b की घात b पर निर्भर कर रही है, वह c की घात c पर निर्भर करती है। ABC घातें स्मॉल वाले पर निर्भर करती है। क्वेश्चन को पढ़ के हमें समझ में आ जाएगा कि कौन किस पर निर्भर कर रहा है। तो यहां बच्चों x जो है वो a की घात a पर निर्भर कर रही है, b की घात b पर निर्भर कर रही है और c की घात c पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है हमारा? स्टेप फर्स्ट क्या होगा? सबसे पहले क्या करेंगे, आपको ऐसे लिखना होगा कि x निर्भर करती है, यानी किसका चिन्ह लगाओगे? समानुपाती का चिन्ह लगाओगे, प्रोपोर्शनल साइन लगाओगे कि x निर्भर करता है a की घात a पर, b की घात b पर और c की घात c पर, ठीक है। सबसे पहले हम लगाएंगे कि कोई राशि x है वो निर्भर करती है, जो समानुपाती का चिन्ह है वो निर्भरता को शो कर रहा है। निर्भर करती है a की घात a पर, b की घात b पर, c की घात c पर, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहां कोई कांस्टेंट आएगा, कोई नियतांक आएगा। तो मैंने समानुपाती का चिन्ह हटा के कोई नियतांक लगा दिया। तो ये बच्चों a की घात a, b की घात b और c की घात c। अब इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब ध्यान रखना, यहां जो k होता है
वो विमाहीन नियतांक होना चाहिए। यानी इस तरीके से हम उन्हीं सूत्रों को स्थापित कर सकते हैं जहां जो नियतांक है वो कैसा हो, विमाहीन हो, कांस्टेंट जो है वो विमाहीन हो। ठीक है, क्योंकि यहां हम इस नियतांक की कोई विमा नहीं निकाल सकते। अब करना क्या बच्चों, स्टेप सेकंड में पहला स्टेप आपको समझ में आ गया है। स्टेप सेकंड क्या करोगे, दोनों पक्षों की विमाएं रखोगे, LHS व RHS में सभी पदों की विमाएं लिखिए। सभी पदों की हम क्या लिखेंगे, विमाएं, कि भाई x की विमा क्या है, k की तो कोई विमा होगी नहीं क्योंकि ये विमाहीन है, a b c इनकी विमा क्या है। विमा लिखने के बाद बच्चों स्टेप नंबर जो थर्ड होगा, आप क्या करोगे, दोनों पक्षों में m, l व t, क्योंकि विमा किसके पदों में आएगी, MLT के पदों में, दोनों पक्षों में m, l व t की घातों की तुलना कर देना। क्या कर दोगे बच्चों, घातों की तुलना करेंगे। अब स्टेप 4 में तुलना करने पर आपको A, B और C की वैल्यू मालूम हो जाएगी। जैसे आप तुलना करोगे, घातों की तुलना करोगे, तो आपको स्मॉल a जो घात है उन्हीं का मान हमें ज्ञात करना है। A, B, C की वैल्यू मालूम हो जाएगी, फिर उसको आप इस इक्वेशन में रख देना, वो आपका फॉर्मूला बन जाएगा। आगे बात समझ में, तो चलो इस प्रोसेस को हम एक क्वेश्चन के रूप में पढ़ते हैं, फिर और क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी आता है, और आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 17 एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक आप ले आना, एनसीईआरटी का 17 एग्जाम्पल है आपका ये चैप्टर सेकंड का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल T। ठीक है, एक सरल लोलक का आवर्तकाल उसके द्रव्यमान स्मॉल m, कॉमा लंबाई स्मॉल l एवं गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g पर निर्भर करता है। अच्छा क्वेश्चन है, निर्भर करता है, तो क्वेश्चन क्या आएगा, सूत्र की स्थापना करो, सूत्र की स्थापना करो, ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है, तो आपको सूत्र बनाना है विमीय समीकरणों की सहायता से। तो क्लियर सी बात है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सरल लोलक का आवर्तकाल, ये सरल लोलक वगैरह से बाद में पढ़ेंगे आप, अभी तो आपको एक कंसेप्ट पे ध्यान देना है कि भी आवर्तकाल T किस पर निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान पर, लंबाई पर और त्वरण G पर निर्भर करता है। तो सबसे पहला स्टेप, अब देखो एक क्वेश्चन को आप ध्यान से सीखिए। सबसे पहले क्या करोगे, लेट्स कंसीडर, माना कि जो आवर्तकाल T है, आवर्तकाल T निर्भर करता है, किसका चिन्ह लगाओगे, समानुपाती का चिन्ह लगा दिया, निर्भर करता है। मैंने मान लिया द्रव्यमान की घात A पर निर्भर कर रहा है, लंबाई की घात B पर निर्भर कर रहा है और त्वरण की घात C पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, जो आवर्तकाल T है वो द्रव्यमान की घात है, वो द्रव्यमान पर, लंबाई पर और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर कर रहा है। तो ये घातें हमको माननी पड़ेगी A, B और C। ठीक है, अब आप कहोगे सर क्या जरूरी है क्या कि जैसे हमें दिया हुआ है उसी हम क्रम में लें, अगर कोई बच्चा ऐसे करे
कि l की घात a पर, m की घात b पर है, g की घात c पर। कोई बच्चा ऐसा करे g की घात a पर, l की घात b पर, m की घात c पर। हाँ बिल्कुल आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, किसी की भी घात a b c आप मान सकते हो, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना कि राशि 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से हम उन्हीं सूत्रों को स्थापित कर सकते हैं जहां कोई भौतिक राशि अधिकतम 3 राशियों पर ही निर्भर करे। तो हमारे पास यहां 3 इक्वेशन आती है m, l और t की तुलना करने पर। देखो आप सीख जाओगे m, a, l, b और g, c, ठीक है। तो अब अगला स्टेप क्या होगा कि सर समानुपाती का चिन्ह हटा के क्या लगा दो, एक कांस्टेंट लगा दिया जो विमाहीन होगा। ओके, तो m रेज टू द पावर a, l रेज टू द पावर b एंड g रेज टू द पावर c, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? तो अब हमारा टारगेट क्या है, हमें a, b और c को फाइंड आउट करना है, इसको हमें निकालना है, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, अब क्या करना है बताओ, दोनों पक्षों की क्या रख दो, विमाएं रख दो। देखो बच्चों t होता है आवर्तकाल, आवर्तकाल की विमा क्या होती है, आपको पता है समय होता है तो m0, l0, t1, ये हो गई आवर्तकाल की विमा, m0, l0, t1, ठीक है। k की कोई विमा नहीं होती, छोड़ दो m। द्रव्यमान हो गया m1, तो बच्चों m1 की पावर कितनी है, a। लंबाई है l1, पावर कितनी है, b। त्वरण है l1 t-2, पावर कितनी है, c। त्वरण का मतलब होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर मतलब l1 और सेकंड स्क्वायर का मतलब t2 ऊपर जाके -2, पावर कितनी हो गई, c, ठीक है बच्चों। पावर रख दी हमने, विमा रख दी, मतलब अब देखो इसको थोड़ा हम सॉल्व करें, इसको चलो सॉल्व करते हैं। तो LHS में तो क्या है, m0, l0, t1, ये तो LHS है, इज इक्वल टू, अब देखो m की पावर क्या हो जाएगी, a, m की पावर हो गई a, l की पावर b, चलो मैं लिख देता हूं, ये हो गया l की पावर b, अगले वाले ब्रैकेट में l की पावर c और t की पावर -2c, हो गया ना गुणा -2c। अब देखो तो ये है हमारे पास m0, l0, t1, क्लियर है। ओके, तो क्या बचा, m की पावर है, l की पावर, आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, ये गुणा में ही तो है, तो ये हो गया l की पावर b प्लस c और t की पावर हो गया बच्चों -2c। पहुंच गए ना ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। पहले वाले स्टेप में विमाएं रखी तो हमने इस स्टेप तक पहुंच गए। अब क्या करना है हमें, देखो ये भी MLT के पद में है, ये भी MLT के पद में है और बीच में इक्वेशन का साइन आ रहा है, तो ये समीकरण 2 के दोनों पक्ष बराबर कैसे होंगे, ये समीकरण 2 कैसे वैलिड होगी, समीकरण 2 सत्य कैसे होगी जब इनकी विमाएं भी बराबर हो। क्योंकि देखो m1 को आप m1 के तो बराबर लिख सकते हो, तो विमाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, समझ गए। तो भाई कह रहा है m0, l0, t1 बराबर m0 ही होना चाहिए, l0 ही होना चाहिए और t1 ही होना चाहिए, तभी वो उसके बराबर होगा। तो हम यहां विमाओं की तुलना कर देते हैं, तो क्या लिखते हैं कि समीकरण 2 में m, l व t की विमाओं या घातें भी बोल सकते हैं, t की विमाओं की तुलना करने पर, कंपैरिजन कर दिया, तुलना करने पर, ठीक है। तुलना करें तो चलो अब देखो, आप m की तुलना करोगे तो m की पावर 0, m की पावर a, तो बच्चों a बराबर क्या आ गया, 0, इक्वेशन नंबर 3 a की वैल्यू आ गई। ओके, l की तुलना करोगे, यहां l 0 है, यहां l b प्लस c है, तो क्या इक्वेशन बनी, b प्लस c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। आगे बात समझ में, यहां l 0 है और यहां l की पावर b प्लस c है, तो b प्लस c क्या हो गया, 0। ओके, t की तुलना करें तो -2c इज इक्वल टू 1, तो यहां से बच्चों c की वैल्यू मुझे मिल जाती है, c क्या मिल गया, -1/2,
सी कितना मिल गया, माइनस का 1/2। अब सी का मान, ए का मान है मेरे पास, सी का मान मैं इक्वेशन 4 में रख दूं। देखो समीकरण 4 से सी, या इसको मैं ऐसे लिख दूं कि b इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का सी, उधर जाके माइनस सी हो गया। तो बच्चों यहां देखो b इज इक्वल टू माइनस सी की वैल्यू कितनी है, -1/2। तो बच्चों b इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस का 1/2। देखो आगे ना वैल्यूज, a की वैल्यू क्या हो गई 0, b कितना हो गया 1/2 और c कितना हो गया -1/2। अब लास्ट स्टेप क्या होता है, इन a, b और c के मान आप कहां रख दो, समीकरण नंबर 1 में रख दो। चलो वैल्यू रख के देखते हैं। देखो a, b व c के मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, मान रख दे तो क्या होगा, देखो समीकरण 1 से t इज इक्वल टू के। अब के हमें नहीं पता होता, ये इसकी एक तरह से कमी है कि m की पावर क्या है 0, क्योंकि a की वैल्यू 0 है। l की पावर 1/2 और g की पावर बच्चों माइनस का 1/2, ठीक है, ओके। अब बच्चों जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है 1, यानी k l की पावर 1/2, और ये -1/2 को मैं नीचे ले जाऊं तो क्या हो जाएगा 1/2, और अंडर रूट की पावर आपको पता है 1/2 होती है, तो दोनों को मैं थोड़ा अंडर रूट में लिख दूं, थोड़ा अच्छा लगेगा इस तरह, k√l/g। तो ये बन गया फॉर्मूला, बन गया ना फॉर्मूला, आवर्तकाल का फॉर्मूला आ गया आपके पास कि t इज इक्वल टू k√l/g। तो यहां से हमें एक बात और पता हो गई कि जो आवर्तकाल है वो केवल लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर ही निर्भर करता है, क्योंकि उस आवर्तकाल वाले फॉर्मूले में द्रव्यमान नहीं आ रहा, यानी वहां m नहीं आ रहा, क्योंकि m की पावर 0 थी तो उसकी वैल्यू 1 हो गई। तो सरल लोलक का जो आवर्तकाल है वो उसकी लंबाई और केवल गुरुत्वीय त्वरण पर ही निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। क्लियर? ओके, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन इसी तरह का एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं ताकि और क्लियर हो जाए। देखो, किसी छोटी बूंद के दोलन के कारण, दोलन नहीं, पृष्ठ तनाव लिखो। किसी छोटी बूंद के पृष्ठ तनाव के कारण दोलन का समय यानी कैपिटल टी, क्या कह रहा है, कैपिटल टी, बूंद के घनत्व डेंसिटी, टी बूंद के घनत्व, त्रिज्या r एवं पृष्ठ तनाव S पर निर्भर करता है, S पर निर्भर करता है, ठीक है। तो कह रहा है सूत्र की स्थापना करो,
किसी छोटी बूंद के पृष्ठ तनाव के कारण दोलन का जो समय है, अभी केवल आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है, आगे पढ़ेंगे पृष्ठ तनाव क्या होता है। पृष्ठ तनाव के कारण दोलन का समय t, बूंद के घनत्व, त्रिज्या और s। केवल आपको क्वेश्चन पढ़ के ये निकालना है कि कौन किस पर निर्भर कर रहा है। तो यहां से हमें क्लियर है। देखो समय हो गया t, निर्भर करता है, घनत्व d की घात a मान लेता हूं, त्रिज्या r की घात b मान लेते हैं और पृष्ठ तनाव s की घात क्या मान लेते हैं, c। ठीक है, इसको हम ऐसे मान लेते हैं लेट। दोलन का समय निर्भर करता है घनत्व, त्रिज्या और पृष्ठ तनाव पर। यह हमें पता लगा क्वेश्चन पढ़ के। तो मैंने किसी की घात a मान ली, किसी की b मान ली, किसी क्या मान ली, c। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, t समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या आएगा, एक विमाहीन नियतांक आएगा a और ये b और ये c। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप सबकी देखो विमा जानते हो। देखो t की विमा क्या होगी, समय है t1 यानी m0 L0 t1। ठीक है, k की कोई विमा नहीं होती। घनत्व, घनत्व का मतलब होता है द्रव्यमान बटा आयतन, यानी m1 और L-3 पावर क्या हो गई, a। ठीक है, घनत्व का मतलब होता है द्रव्यमान बटा आयतन, यानी m1 L-3 की पावर a। त्रिज्या क्या हो गई, L1 की पावर b, क्योंकि त्रिज्या लंबाई होती है L1। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव बच्चों को पता है, पृष्ठ तनाव का मतलब क्या होता है, देखो S पृष्ठ तनाव का मतलब होता है बल बटा लंबाई। मैंने निकलवाई भी थी। तो बल का मतलब m1 L1 t-2 और L का मतलब L1 से L1 कैंसिल। तो पृष्ठ तनाव की विमा क्या हो जाएगी, m1 t-2 और क्या हो गई, c। क्लियर है। तो t तो था समय, k विमाहीन नियतांक होता है, कोई विमा नहीं होती, छोड़ दो। d घनत्व है, द्रव्यमान बटा आयतन, r त्रिज्या है और s क्या है, पृष्ठ तनाव। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व इट। सॉल्व करो इसको। और देखेंगे m0 L0 t1। ठीक है, चलो m1 पावर a होल पावर तो क्या हो जाएगा, ma L की पावर -3b, यहां L की पावर b, सॉरी ये a है -3a, L की पावर b, और यहां क्या हो जाएगा बच्चों, m की पावर c और t की पावर -2c। ठीक है, क्लियर है। पावर्स गुणा कर दी हमने, अब इनको सेपरेट कर लो, यानी mm को एक तरफ, ll को एक तरफ। तो यहाँ बच्चों LHS हमें जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, m0 L0 t1 इज इक्वल टू, ओके, तो m की पावर a और देखो m का है ये रहा, तो m की पावर कितनी हो गई टोटल, a प्लस c। m की पावर क्या हो गई, a प्लस c, ये m की पावर a, m रेस टू द पावर c, तो m पावर a प्लस c। l की बात करें तो l आप देख रहे हैं, देखो b -3a, आधार समान तो घातें जुड़ जाती है, b -3a। t की बात करें तो t आप देख रहे हैं एक ही पद है t का, तो t की पावर क्या है, -2c। t की पावर क्या हो गया बच्चों, -2c। ठीक है, अब बताओ अगला स्टेप क्या होगा, बिल्कुल आपको पता है, तुलना कर दो m, l व t की घातों की तुलना करने पर तुलना करो बच्चों, तो m की तुलना करोगे तो क्या मिलेगा, a प्लस c बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2। तो यहां 0 है, यहां a प्लस c है, तो a प्लस c क्या हो गया, 0, इक्वेशन नंबर 2। l की तुलना करोगे तो यहां से आपको दिख रहा है b -3a इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 3। और t की तुलना करोगे -2c इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 4। t की पावर -2c है, यहाँ 1 है, तो -2c इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके
आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, ए बी और सी की। तो हम देख रहे हैं, बिल्कुल देखो समीकरण 4 से -2c इज इक्वल टू 1, तो बच्चों c कितना आ गया, -1/2। c मिल गया। और c की वैल्यू मैं यहां रख दूंगा तो a आ जाएगा। देखो समीकरण 2 से a इज इक्वल टू -c, उधर जाके माइनस में हो गया, तो बच्चों a इज इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस का 1/2, क्योंकि c कितना है 1/2। ठीक है, ओके। अब देखो समीकरण 3 से मुझे b निकालना है, तो b क्या हो गया 3a, क्योंकि b माइनस 3a बराबर 0 है, तो b इज इक्वल टू हो गया 3a और b इज इक्वल टू 3/2, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है 1/2। तो सारे वैल्यूज हमारे पास आ गई a b c की। तो लेट्स पुट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। a b c के मान समीकरण 1 में रखिए। देखो समीकरण 1 से t इज इक्वल टू k, t इज इक्वल टू k, उधर देखो समीकरण 1 में, उधर देखो t इज इक्वल टू k, k तो एज इट इज रखना है, d की वैल्यू कितनी है, d तो घनत्व है, तो d पावर कितनी है स्मॉल a की वैल्यू कितनी है 1/2। ठीक है, r त्रिज्या, b की वैल्यू कितनी है 3/2 और s की पावर c कितना है -1/2। तो देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू k, तो r की पावर 3/2 को मैंने अलग ले लिया और ये हो जाएगा d/s की होल पावर 1/2, क्योंकि -1/2 है, नीचे जाके प्लस में हो जाएगा। और इसको हम रूट में लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू k r की पावर 3/2 एंड अंडर द रूट d/s। ठीक है बच्चों, तो ये हमने सेकंड क्वेश्चन करा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको दोनों क्वेश्चन और ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नहीं रटना है, कभी आप क्वेश्चन को रट लो और थोड़ा तरीका बदलना पड़ेगा। 11th क्लास साइंस वाले बच्चों को पढ़ना पड़ेगा तरीके से अलग। ठीक है, अब तक जो तरीका था वो थोड़ा भूलना पड़ेगा आपको, और क्वेश्चन नहीं रटना, इसमें कंसेप्ट समझना है। क्वेश्चन तो कितने भी हो सकते हैं फिजिक्स में, अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया, क्वेश्चन तो कितने भी हो, क्वेश्चनों का अंत नहीं है, कंसेप्ट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो को आप प्लीज शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक तो करेंगे यार। थैंक यू।